यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और एसपी मुख्य रूप से आमने सामने हैं। दोनों दलों के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होने के आसार हैं। इन 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थीं, तो आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उससे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। और हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ गई। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा। सूत्रों के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्री भी शपथ लेंगे। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से होगा। इस समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिला। वहीं कांग्रेस को तीसरी बार विपक्ष में बैठना होगा। बीजेपी ने 48 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 37 सीट पर जीत मिली है। विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए और भागवत के संदेश की तारीफ करते हुए तंज किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद समाज में कई विभाजन हुए हैं। लव जिहाद, बाढ़ जिहाद जैसी विचारधाराएं आई और संघ प्रमुख से पूछा कि ऐसे में आप सवाल क्यों नहीं उठाते। भागवत जी, ये सब तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो आरएसएस है वो उस सरकार के को सपोर्ट करती है जो जमीन पे काम, जो आपने कहा, उसे बिल्कुल उलट करती है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर कहा था कि स्वस्थ और सक्षम समाज के लिए पहली शर्त समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक सद्भाव और आपसी सद्भावना है। हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन जम्मू कश्मीर में उम्मीद से परे एक सीट जरूर जीती, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने डोडा में धन्यवाद रैली की। आम आदमी पार्टी, जिसे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक जुटे और केजरीवाल के समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन और सहयोग का वादा किया। अपने विधायक को सरकार में शामिल करने की अपील की। साथ ही उमर को सरकार चलाने की नसीहत भी दे डाली। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महराज मलिक ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिनसे केजरीवाल ने नतीजों वाले दिन वीडियो कॉल से बात भी की थी। इस दौरान मलिक ने केजरीवाल को डोडा आने का न्योता दिया था। महराज मलिक ने बीजेपी के गजब सिंह राणा को 18,000 से ज्यादा वोट से हराया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर हमले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रदर्शनकारियों के साथ NH9 पर ही महापंचायत शुरू कर दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने भी इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तब पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। जो भी कानून तोड़ेगा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी, चाहे कोई भी हो। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर हुई महापंचायत में 3 फैसले लिए गए, जिसमें मंदिर पर हमला करने वालों पर NSA लगाने की मांग की। किसी भी प्रकार का जिहाद करता है, उन जिहादियों पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, NSA में गिरफ्तारी और फांसी की सजा हो।
दरअसल डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के मोहम्मद के खिलाफ दिए विवादित बयान से मुस्लिम संगठन नाराज थे और डासना मंदिर को घेरकर पथराव किया था। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर के मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा घटना उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई, जहां मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश की गई और रुड़की के नजदीक ढंढेरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर खाली एलपीजी सिलेंडर मिला। गनीमत ये रही कि इस दौरान उस ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजरी। सूचना पाकर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। और रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर की सूचना मालगाड़ी के ड्राइवर ने रेलवे के अधिकारियों को दी। पिछले दिनों रामपुर में भी इसी तरह का मामले सामने आया था। यहां एक ट्रेन की पटरी को बाधित किया गया था। यहां बिलासपुर और रुद्रपुर सिटी के बीच दून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया। झारखंड के गढ़वा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर बवाल हो गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल यह हंगामा प्रतिमा विसर्जन के रूट को लेकर शुरू हुआ था। विवाद की वजह से विसर्जन के पुराने रूट को प्रशासन ने बदल दिया था, लेकिन ग्रामीण उसी रूट से विसर्जन पर अड़े थे। पुराने रूट को पुलिस ने एहतियात के तौर पर बंद किया, लेकिन लोग उसी रूट से विसर्जन करना चाहते थे। धीरे धीरे प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। अचानक आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आग लगा दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आत्मरक्षा में लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ और आक्रोशित हो गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एसपी को चोट लग गई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी। हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन हिंदू समाज के लोगों ने किसी भी सूरत में विवादित रूट पर ही प्रतिमा विसर्जन की घोषणा कर दी, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए। यूपी में अपराध पर राज करने वाले एक और कुख्यात अपराधी को योगी की फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर डाला। जिस अपराधी को ढेर किया गया उसके सिर पर 1.5 लाख का इनाम भी था। एनकाउंटर बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में हुआ। खेत में पड़ी बाइक और सफेद घर में लगी गोलियों के निशान से साबित हो रहा है कि एनकाउंटर यहीं हुआ है। जिस अपराधी को इस एनकाउंटर में ढेर किया गया उसका नाम राजेश है, जिस पर 55 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 1.5 लाख के इनामी बदमाश राजेश के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहरा बिठाया, जिसके बाद राजेश पुलिस से घिर गया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश राजेश को गोली लगी। इस मुठभेड़ में एक एसओ और सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं घायल बदमाश को जब हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। राजेश कितना खूंखार अपराधी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर न सिर्फ 55 से ज्यादा केस दर्ज थे, बल्कि उसने कई जिलों में आपराधिक वारदातें अंजाम भी दी थी, जिसकी वजह से उस पर 1.5 लाख का इनाम था। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शराब उधार नहीं देने पर दबंगों ने पूरी शराब की दुकान को ही आग के हवाले कर दिया। और यही वो जलती शराब की दुकान है जिसे दबंगों ने जला दिया। शराब की दुकान को जलाने का मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दबंग युवक यहां पहुंचे और शराब की दुकान से उधार में शराब मांगने लगे। जब उन्हें मना किया गया तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद आरोपी युवकों ने इसी दुकान से पैसे से एक शराब की बोतल खरीदी और फिर शराब की दुकान पर छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद दुकान जलने लग गई। इस दौरान आरोपी वहीं चहलकदमी भी करते रहे। वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, हम जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। वहीं शराब की दुकान में आग लगने के बाद दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने एक आरोपी को धर दबोचा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस दौरान आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी जरूर मच गई। आजकल सांप कब और कहां छुपा बैठा हो पता ही नहीं चलता। सांप कभी किसी के जूते में, कभी बाइक में जगह बना लेता है। अब ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आई है। ताजनगरी आगरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार सवार की गाड़ी में सांप ने अपनी जगह बना ली, जिसकी कार सवार को भनक तक नहीं लगी। कार सवार को अपनी गाड़ी में सांप की मौजूदगी की खबर तब लगी जब उसने गाड़ी का बोनट खोला। सरसराता हुआ खतरनाक सांप हरकतें कर रहा था। कार सवार खौफजदा हो गया जब उसने देखा कि इंजन में 5 फीट का लंबा सांप फंसा है। कार सवार ने तुरंत मदद के लिए वाइल्ड लाइफ की इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया।
मुंबई के हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सैकड़ों सवाल और न जाने कितने किरदार। पूरी कहानी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक का अपडेट जान लेते हैं। अपडेट यह है कि शूटआउट के करीब 20 घंटे बाद मुंबई पुलिस सामने आई और कहा कि घटना में 4 नहीं 3 ही शूटर शामिल थे। फिलहाल मुंबई पुलिस की 15 टीमें देश के अलग अलग राज्यों में जांच कर रही हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 28 गोलियां बरामद होने का भी दावा किया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट यह भी है कि शूटर धर्मराज ने खुद ही अपनी उम्र 17 साल होने का दावा करके खुद को नाबालिग बताया। वहीं मुंबई पुलिस अब भी लॉरेंस गैंग की भूमिका की जांच कर रही है, यानी अब तक कंफर्म नहीं है कि इस मर्डर का ऑर्डर लॉरेंस से ही आया। चलिए अब आपको मुंबई पुलिस का बयान सुनाते हैं। प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है, उसका सर्च शुरू है। 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। सवाल ये कि क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी? अगर नहीं तो बिश्नोई गैंग का मर्डर के पीछे मोटिव क्या है? क्या लॉरेंस के शूटर की पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत से कोई कनेक्शन है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और अब अचानक बाबा सिद्दीकी का मर्डर। लॉरेंस गैंग की तरफ से साफ कहा गया कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। यानी लॉरेंस गैंग ने साफ कर दिया जो सलमान के दोस्त वो डॉन के दुश्मन। इससे पहले भी सलमान के कई करीबियों पर हमले हुए थे, जिनमें सलमान खान के साथ एल्बम करने पर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर पर फायरिंग, कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर भी कई राउंड फायरिंग करवाई गई थी। सलमान खान के साथ एपी ढिल्लन नजर आया था। यानी लॉरेंस गैंग हर उस शख्स को निशाना बना रहा है जो सलमान के करीब है। यही वजह है कि अब सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इधर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया, उधर खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई तो मौन व्रत पर है। बस यहीं से मुंबई पुलिस का माथा ठनका और उस क्लू पर काम करना शुरू कर दिया जो लॉरेंस के मौन व्रत से जुड़ा है। मुंबई और दिल्ली पुलिस ने जब इस शूटआउट को लेकर साबरमती जेल से संपर्क किया तो पता चला कि लॉरेंस 9 दिन के मौन व्रत पर है। अब पुलिस के सामने सवाल ये है, क्या लॉरेंस ने साजिश रचने के बाद मौन व्रत साधा? क्या लॉरेंस पूछताछ से बचने के लिए मौन व्रत कर रहा था? क्या लॉरेंस के मौन व्रत के पीछे कोई गहरी साजिश है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक न ही मुंबई पुलिस के पास हैं और न ही दिल्ली पुलिस के पास। हालांकि अब लॉरेंस गैंग खुद इस मर्डर की जिम्मेदारी ले चुका है। ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या लॉरेंस ने ही बाबा सिद्दीकी के मर्डर का ऑर्डर दिया? क्या ये मुंबई पुलिस की कस्टडी में एक शूटर की संदिग्ध मौत का बदला है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब शूटर्स ने पुलिस से जो राज उगले हैं वो ये इशारा करते हैं कि इतनी बड़ी वारदात को एक दिन में अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि महीनों की प्लानिंग के बाद वारदात हुई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार शूटर्स ने कुर्ला में 25 दिन पहले किराए पर मकान लिया था। ये आरोपी पिछले 25-30 दिनों से उस इलाके की रैकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे। सूत्रों का दावा है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं उनका इंतजार करते रहे। पुलिस की इस थ्योरी के बाद कुछ नए सवाल खड़े होते हैं। क्या शूटर्स को लोकल सपोर्ट मिला हुआ था? शूटर्स को बाबा सिद्दीकी की जानकारी कौन मुहैया करा रहा था? क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर हमला उस वक्त हुआ जब ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे। सवाल यह है कि शूटर्स को कैसे पता चला कि बाबा सिद्दीकी ऑफिस आने वाले हैं? शूटर और लॉरेंस को लेकर तो कई खुलासे हुए, लेकिन एक मिस्ट्री अब भी अनसुलझी है। हरियाणा और यूपी के शूटर्स को किसने मिलवाया? कैसे तीनों की मुलाकात हुई? किसने उन्हें सुपारी दी? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए हायर किए गए 3 में से 2 शूटर एक ही गांव के हैं, लेकिन तीसरा सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता था। यहीं से सवाल उठा कि वो चौथा कौन है जिसने इन किरदारों को मिलवाया। पहला सवाल यह है, तीनों शूटर्स की आपस में मुलाकात किसने करवाई? दूसरा सवाल है कि तीनों शूटर पहली बार कब कहां मिले थे? अब तक इन सवालों के साफ साफ जवाब तो नहीं मिले, लेकिन सूत्रों का दावा है कि शूटर धर्मराज ने कई राज उगल दिए। धर्मराज से पूछा गया कि तुम तीनों पहली बार कहां मिले?
तो जवाब मिला मुंबई में ही गुरनैल सहित तीनों की मुलाकात हुई। धर्मराज से पूछा गया कि तीनों लोगों को किसने मिलवाया, तो जवाब मिला सुपारी देने वाले ने। पुलिस ने अगला सवाल दागा, सुपारी किसने दी, तो धर्मराज और गुरनैल दोनों ने चुप्पी साध ली। यानी शूटर शिवा की गिरफ्तारी के साथ पुलिस के लिए वो शख्स भी चुनौती है जिसने तीनों की आपस में मुलाकात करवाई और तीनों शूटर्स को लॉरेंस गैंग के लिए हायर किया। चाहे शूटर्स के सिलेक्शन की बात हो या फिर उनकी उम्र, लॉरेंस गैंग हमेशा कुछ बातों का ख्याल रखता है। जी न्यूज बाबा सिद्दीकी के हत्या आरोपियों के घर पहुंचा तो क्या दिखा, आपको वो भी दिखाते हैं। शूटर नंबर 1 शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, उम्र 18 से 19 साल, पता गंडारा गांव, बहराइच, उत्तर प्रदेश। जरा सोचिए, उम्र बस बालिग होने भर की। अब जरा शिवा के घर का हाल देखिए। शिवा गौतम है, जिसका मकान यही आप देख सकते हैं, फूस की झोपड़ी है। गरीब तबके के लोग हैं ये। शूटर नंबर 2 धर्मराज कश्यप, उम्र 18 से 19 साल, गंडारा गांव, बहराइच, उत्तर प्रदेश। यानी दूसरा शूटर भी उसी गांव का, जिसके घर की हालत बता रही है कि उसे जराइम की दुनिया में आने के लिए लॉरेंस गैंग ने कैसे राजी किया होगा। जिस तीसरे शूटर गुरमैल सिंह को पकड़ा गया है वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। गुरमैल सिंह के घर जी न्यूज पहुंचा तो पता चला कि परिवार को खबर ही नहीं थी कि बेटा कब अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा। इसी गांव का गुरमेल है। हमने उनके घर में परिवार के लोगों से बात की तो उनकी दादी का कहना है कि 11 साल से वो बेदखल किया हुआ है। यानी लॉरेंस ने ऐसे चेहरे चुने जो जराइम की दुनिया में एकदम नए हो। लॉरेंस गैंग ने दाऊद को चुनौती दी है और बाबा सिद्दीकी को भी दाऊद का करीबी बताया। सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड लौट आया? क्या ये लड़ाई अंडरवर्ल्ड की गद्दी की लड़ाई है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर सलमान के साथ कभी दाऊद का करीबी होने के भी आरोप लगे थे। लॉरेंस गैंग इसी वजह से हत्या का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की तैयारी हो रही है? क्या मुंबई में एक बार फिर दहशत फैलाने की तैयारी हो रही है? क्या बाबा सिद्दीकी महज 2 डॉन की जंग में मार दिए गए? अगर ये सच है तो मुंबई में आने वाले दिनों में और भी खून खराबा होने वाला है, क्योंकि मुंबई पर डॉन और माफिया दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा चलता था। क्या वहां अब पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर कब्जा करना चाहते हैं? मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स आमने सामने हैं। खास बात यह है कि दोनों गुटों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और दोनों गिरोहों के सरगना विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सभी के निशाने पर मुंबई ही क्यों है? क्या दाऊद की तरह मुंबई से उगाही की तैयारी में लॉरेंस ने यह गैंग वॉर शुरू की है? देश भर में दशहरा की अलग अलग परंपरा है। कहीं रावण का वध होता है तो कहीं उसकी पूजा। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो राम रावण की सेना एक दूसरे पर जलते हुए उपले फेंकती है। वीडियो देखिए, एक तरफ रावण की सेना है, सामने श्री राम की सेना। लेकिन हैरानी की बात, ये एक दूसरे पर आग और जलते हुए उपले फेंक रहे हैं। रावण के कंधे पर 2 योद्धा भी डटे हैं, जबकि कुछ योद्धा रावण के सामने घेरा बनाकर डटे हैं। दोनों तरफ से जलते हुए उपले एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। पास में सैकड़ों की भीड़ खड़ी ये महायुद्ध देख रही है। दरअसल धमनार गांव में दशहरा की अनूठी परंपरा है। पहले राम रावण की सेना में युद्ध होता है, एक दूसरे पर आग के गोले फेंके जाते हैं। राम की सेना के लिए विजय आसान नहीं है। युद्ध का अंत तब होता है जब राम की सेना का योद्धा रावण की नाक पर मुक्का मारे और रावण की सेना किसी भी सूरत में रावण की नाक तक राम के सैनिकों को नहीं पहुंचने देती। लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है और राम का सैनिक रावण की नाक पर मुक्का मारकर रावण के अहंकार का अंत करता है। बरेली में कल एक रावण नहीं जला और तो और रावण के पुतलों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। रावण के पुतले के सामने ये जो सारा पुलिसिया इंतजाम आप देख रहे हैं वो इसलिए है ताकि रावण का पुतला न जलाया जाए और इसलिए मॉडल टाउन के दशहरा मेले में रावण का पुतला दहन नहीं हो सका, जिसके कारण 67 साल पुरानी परंपरा टूट गई। जानकारी के मुताबिक बारादरी के मॉडल टाउन में पंजाबी विकास समिति और पंजाबी युवा मंच के बीच विवाद था। पहले तो महापौर की मध्यस्थता में सहमति बनी, लेकिन शाम होते होते विवाद बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन को पुतला दहन रुकवाना पड़ा। प्रशासन ने अड़ंगा लगा दिया। प्रशासन का कहना है ये रावण के पुतले जो जलाए जा रहे थे उसकी परमिशन नहीं थी और ऐसे में जो है मेला तो लगा लेकिन वो पुतले जैसे के तैसे रखे रह गए।
देर रात तक प्रशासन और आयोजकों में विवाद होता रहा, लेकिन प्रशासन ने पुतलों को दहन करने की परमिशन नहीं दी और पुलिस का पहरा बिठा दिया, जिसके कारण रावण का कल दहन नहीं हो सका। दशहरे में जब कल राम और रावण की सेना के बीच महायुद्ध चल रहा था, तभी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में लाखों लोग एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे थे। ये देखिए, अनगिनत लोग हाथों में लाठियां और आग के गोले लिए दौड़ रहे हैं। ये जन सैलाब देखकर ऐसा लग रहा है मानो बीच सड़क पर महायुद्ध छिड़ गया है। लाखों लोग बेकाबू होकर इधर उधर भाग रहे हैं, चीख पुकार मची है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सेना है और कहीं चढ़ाई करने जा रही है। दरअसल ये देवरगट्टू का बन्नी उत्सव है। दशहरे के दिन बन्नी उत्सव में भगवान की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए छीना झपटी होती है, जिसमें श्रद्धालु एक दूसरे के सिर पर लाठियों से हमला करते हैं। माला मल्लेश्वर मंदिर के निकट ये समारोह एक दानव पर भगवान शिव की जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन इस लठमार प्रतियोगिता में हर साल सैकड़ों लोग घायल होते हैं। इस साल भी 70 से 80 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक इस साल भी करीब 2 लाख लोग इस अनोखे उत्सव में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विजयदशमी के मौके पर कई लोग आस्था के नाम पर अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए। दशहरे के मौके पर बरसों पुरानी परंपरा को निभाने के लिए लोग जलती आग पर दौड़ लगाते दिखाई दिए। और विजयदशमी के मौके पर नालछा माता मंदिर परिसर में अंधविश्वास की इस अंधी दौड़ का वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की भीड़ धधकते शोलों पर एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ लगाने लगाती दिखाई दी। आस्था के नाम पर आग पर चलने वालों में हर उम्र के लोग शामिल थे। एक तरफ कुछ लोग आग पर दौड़ रहे थे, तो दूसरी ओर आसपास खड़ी भीड़ उनका हौसला बढ़ाने में जुटी थी। एक तरफ लोग दहकते अंगारों पर दौड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वहां मौजूद कुछ श्रद्धालु इस आग में घी डाल रहे थे, ताकि आग की लपटें कम ना हो। नालछा माता मंदिर में अंगारों पर दौड़ लगाने का ये आयोजन हर साल दशहरे के दिन किया जाता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि आग पर दौड़ने से मन की मुराद पूरी होती है। उधर भोपाल पुलिस ने दिल जीत लिया। दशहरा मैदान में एक युवक को हार्ट अटैक आया, लेकिन पुलिस ने CPR देकर उसकी जान बचा ली। ये वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस की जिंदादिली का सबूत है। कल दशहरा के मैदान में एक युवक को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन पुलिस टीम की तत्परता के चलते युवक की जान बचा ली गई। जैसे ही युवक बेसुध होकर जमीन पर गिरा, आसपास हलचल मच गई। युवक की आंखें बंद होती उससे पहले ही वहां ACP अजय तिवारी मसीहा बनकर पहुंच गए। ACP साहब बिना देर किए युवक को CPR देने लगे। उनकी ये कोशिश काम कर गई और थोड़ी देर में युवक उठकर खड़ा हो गया। ACP साहब की सूझबूझ और ट्रेनिंग की बदौलत एक युवक की जान बच गई। बांग्लादेश से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ दिखाई दी कि लोग ट्रेन की छत पर सफर करने पर मजबूर हो गए। भीड़ की वजह से ट्रेन की छत भी खचाखच भरी दिखाई दी। ट्रेन का ऐसा कोई छोर नहीं था जिससे ये देखा जा सके कि ट्रेन के डिब्बे दिखते कैसे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां ट्रेन की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई दंग रह गया। बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि उसने पिछले कुछ दशकों में तेजी से आर्थिक तरक्की की है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये यात्री ट्रेन नहीं, भीड़ ट्रेन है, तो कोई कुछ और, लेकिन लोग जमकर बांग्लादेश के मजे ले रहे हैं। इन तस्वीरों में एक स्टेशन का नजारा दिखाई दे रहा है, जहां से एक ट्रेन गुजर रही है, वो भी यात्रियों से भरी हुई है, और इतनी भरी हुई कि छत तक खचाखच भरी हुई है। यह हाल सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं है, स्टेशन और पटरियों पर भी लोगों की भारी भीड़ है। ट्रेन बांग्लादेश में कहां की है ये तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर बांग्लादेश की खिंचाई की जा रही है। Zee News।